प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत विषय बहुत संजीदा है, पड़ोसी मुल्क से जुड़ा हुआ है, पर कहीं ना कहीं उसके संदर्भ में चिंताएं हमारी भी हैं और वहां से आने वाले बयान भी हमारी चिंता को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत के साथ ही आजाद हुआ था। भारत का विभाजन पाकिस्तान के जन्म का कारक था और उसी के तहत पाकिस्तान पहले दो हिस्सों में था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। 1971 में जो युद्ध हुआ उसके संदर्भ में अमूमन आप सभी लोग जानते हैं, जिसके तहत पाकिस्तान का एक बार फिर विभाजन हुआ और बांग्लादेश नाम का एक नया मुल्क अस्तित्व में आया और पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान बनकर रह गया। पर उस पाकिस्तान में अभी हालात खासे तनावपूर्ण है। वैसे पाकिस्तान में हालात अमूमन तनावपूर्ण ही रहते हैं, पर इस समय खतरनाक स्तर पर वो तनाव पहुंच गया है। कल खबर आई कि वहां का एक महत्वपूर्ण प्रांत है बलूचिस्तान। आबादी के लिहाज से तो वह प्रांत बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता क्योंकि आबादी उसकी बहुत कम है, लेकिन भूभाग की दृष्टि से अगर आप उस प्रांत की अहमियत का अंदाजा लगाना चाहें तो जो पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल है उसका तकरीबन 44% हिस्सा अकेला बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है। उस बलूचिस्तान में प्रत्यक्षतावादी ताकतें लगातार एक अलग राष्ट्र की मांग को लेकर सक्रिय हैं और वहां के उन्होंने अपने आप को हथियारों के माध्यम से उद्देश्य पूर्ति की कोशिशें जारी रखी हुई हैं। इसी के तहत कल उन्होंने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया जिसमें तकरीबन 450-500 मुसाफिर थे। उनमें से कुछ मुसाफिरों को छुड़ा लेने का दावा पाकिस्तान की सेना ने किया है, पर अभी भी स्वयं पाकिस्तान की सेना यह मान रही है कि तकरीबन 55-60 यात्री इस समय पर उन लड़ाकों के कब्जे में हैं। क्वेटा से जन को उड़ाकर हाईजैक करने की घटना को अंजाम दिया गया। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनकी मांग है कि जितने भी बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले उनके समर्थक लड़ाके हैं उन सबको जेल से 48 घंटे के अंदर रिहा किया जाए। अगर नहीं किया जाता है तो एक एक करके इन बंधकों को मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार है, आर्मी ने मोर्चा संभाला हुआ है, आर्मी जवाबी कार्रवाई कर रही है। कई लोगों को छुड़ा लेने में आर्मी ने सफलता हासिल की है, पर अभी भी साफ तौर पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। खबर इतनी आई है कि करीब 200 से अधिक ताबूत उस क्षेत्र में भिजवाए गए हैं जहां पर इस प्रकार के तनावपूर्ण हालात हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जिस पाकिस्तान के संदर्भ में आरोप लगते रहे हैं कि वह भारत में आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहता है, भारत में जो तमाम आतंकी घटनाएं होती हैं उन्हें पाकिस्तान का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समर्थन रहता है, वो पाकिस्तान खुद आज आतंकी साए में जीने को मजबूर हो गया है। क्यों ऐसे हालात हैं, क्या इसके समाधान है, आने वाले समय में इसका प्रभाव पाकिस्तान के साथ साथ भारत पर भी किस रूप में पड़ सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। विषय बेहद संजीदा है। हमारे साथ कई संजीदा मेहमान इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और पाक की बेचैनी पर कुछ गंभीर बातचीत करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र इन हालातों को लेकर ही है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि आदमी की दुर्भावना उसके दुश्मन के बजाय उसे ही अधिक दुख देती है। चार्ल्स बॉस्टन ने जो ये कमाल की बात कही थी वो पाकिस्तान के संदर्भ में किस तरीके से मुफीद बैठ रही है, ये बात हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। इसी के साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। पूर्व राजनयिक आर.एस. मल्होत्रा साहब खासतौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी साहब जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं हमारे साथ में होते हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में हमारी कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान से भी वरिष्ठ पत्रकार राना अली जोहब साहब हमारे साथ जुड़े और वहां के हालात पर रोशनी दें। पर चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम करना चाहेंगे सोढी साहब से। सोढी साहब, हम तो इस बात से परेशान रहते कि पाकिस्तान से आतंकी आकर हमारे देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, पर खबर आ रही है कि पाकिस्तान में तो खुद हालात बड़े विकट हैं। वो जो शहबाज शरीफ साहब के सलाहकार है राणा जी, उन्होंने इन हमलों के संदर्भ में भारत को जिम्मेदार ठहराया है। बोले जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो ये जिम्मेदारी ले रही है कि हमने इस घटना को अंजाम दिया है,
उनका कहना यह कि इसको भारत का समर्थन है। अफगानिस्तान के रास्ते से भारत ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। थोड़ा आपसे रोशनी मिले इन पूरे हालात को लेकर। जय हिंद डॉक्टर हिमांशु। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। बलूचिस्तान के मुद्दे को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तब बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र था। वो पाकिस्तान में विलय नहीं हुआ, वो स्वतंत्र रहा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने बलोची नेताओं पे इतना दबाव डाला, खान ऑफ कलात जो कि बलूचिस्तान रूल करते थे, उन पे इतना दबाव आया कि उन्हें अगले साल 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान में लोगों की इच्छाओं के विपरीत अपना देश विलय करना पड़ा। और 1948 से लेकर आज तक जो बलोची लोग हैं वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। ये तो कहानी का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है, जब से बलूचिस्तान पाकिस्तान में विलय हुआ, तब से पाकिस्तान ने इन बलोचियों को दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह रखा। बलोचियों को कभी ऊपर नहीं आने दिया। इसका एक छोटा आंकड़ा देना चाहूंगा आपके दर्शकों को। पाकिस्तानी सेना में 75% जेसी और जवान पाकिस्तान के पंजाब सूबे से आते हैं, और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है एरिया के मुताबिक, उससे सिर्फ 0.3% लोग आते हैं पाकिस्तानी सेना में। यानी इतना बड़ा डिफरेंस पाकिस्तानी सेना में ही है, और ऐसा ही डिफरेंस पाकिस्तानी हुकूमत में, उनकी ब्यूरोक्रेसी में, उनकी सरकार में है। तो जिस तरह से पाकिस्तान ने बलोचियों को दूसरे दर्जे के तौर पे रखा, ये जो ट्रेन की चेकिंग हुई है, ये होनी ही थी। इसमें ना भारत की गलती है, ना भारत ने इसमें हिस्सा लिया, ना कभी भारत ने बलोचियों को कोई समर्थन दिया, ना किसी और देश की गलती है। ये पाकिस्तान की अपनी गलत नीयत और की गलती है। मैं एक छोटी टिप्पणी और करना चाहूंगा। भारत का इस पाकिस्तान आजादी में जो मुहिम है उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है कि अब वक्त आ चुका है भारत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान को, चीन के तिब्बत को मान्यता देने का, उन्हें अलग राष्ट्र मानना चाहिए। भारत को बहुत हो चुका। अब भारत ने हमने बहुत सहज दिखाया है। अब हमें इन दोनों सूबों को इंडिपेंडेंट देश रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो सोढ़ी साहब एक अलग विचार के साथ है। उनका मानना है कि भारत ने अभी तक कोई भूमिका नहीं निभाई है, पर भारत को भूमिका निभाने के संदर्भ में अब विचार करना चाहिए और कोई कदम उठाना चाहिए। मेरे ख्याल में मल्होत्रा साहब है। मल्होत्रा साहब, इतना आसान है क्या? एक देश में विभाजन की कोशिशों में लोग हैं। अगर आज सोढ़ी साहब कह रहे हैं कि हमें इस विषय पर अपना स्टैंड लेना चाहिए और हमें समर्थन करना चाहिए, तो ये पाकिस्तान की सरकार के सलाहकार राणा साहब का समर्थन नहीं है, जो पहले से ही कह रहे हैं भारत ये सब करा रहा है। तो आपसे दो सवालों पर जाना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ 75 साल के अंदर कि बलूचिस्तान के लोग इस कदर आक्रामक हो गए हैं कि एक रेल को भी अपहत कर ले रहे हैं। और दूसरा आपसे जानना यह है कि जैसी भूमिका भारत ने बांग्लादेश के संदर्भ में अतीत में निभाई थी, क्या बलूचिस्तान के संदर्भ में भी भारत को ऐसी जरूरत और हालात हैं कि हम ये भूमिका निभाएं? जी, जो पहला आपका सवाल है उसका तो सोढ़ी साहब जब बोल रहे थे उन्होंने काफी हद तक जवाब दे दिया, क्योंकि आजादी से पहले बलूचिस्तान के कह लो के 4 सूबे थे और उनको भी ऑप्शन था कि वो भारत के साथ मिल सकते हैं, पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, या फिर अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाए रखते हैं। तो उन्होंने ना भारत चुना ना पाकिस्तान, अपनी वो इंडिपेंडेंस बनाए रखने की कोशिश की, पर ज्यादा चली नहीं। जिन्ना साहब ने जल्दी ही जैसे उनको मौका मिला अपनी होशियारी से, चालाकी से उनको अपने साथ मिला लिया, और उसके बाद भी हालात बदले नहीं, क्योंकि उनके साथ बलोचों के साथ डिस्क्रिमिनेशन लगातार होता रहा। मैं इसमें ज्यादा जिक्र और नहीं करूंगा। लेकिन अब क्या है कि पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है, और उसमें क्योंकि बलूचिस्तान में काफी मिनरल्स हैं और उनको एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है, और उसमें चाइना का भी हाथ है।
लोकल लोगों को बहुत ज्यादा उससे कोई हेल्प हो नहीं रही है और उनको लगता है कि उनको एक्सप्लॉइट ही किया जा रहा है। और आपने सुना ही है पहले कि हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्मी है या सिविल सर्विस है या कहीं और है, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतनी ज्यादा है नहीं। तो उनमें एक रिजेंटमेंट इस बात से भी बनी हुई है। इसी का नतीजा है कि आज कुछ ग्रुप जैसे बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी वगैरह जो है वो अब जस्ट ऑटोनॉमी नहीं चाहते, वो अलग होने की बातें कर रहे हैं। अब रहा भारत का रोल, मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश में हुआ उस तरह का अभी तक मुझे लगता नहीं कोई ऐसी चीज है जो भारत को एकदम सोचनी पड़ेगी। ये जरूर है कि पाकिस्तान का ये कहना कि ये भारत ही सब कुछ करा रहा है, तो इसका तो आपको मैं ये बताऊं कि बलूचिस्तान के साथ इंडिया का कोई एरिया लगता नहीं है। अफगानिस्तान में अभी तक हमने तालिबान गवर्नमेंट में को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वहां मुझे लगता है स्केलेटन स्टाफ है। अब उन 4-5 आदमी जो जस्ट अपने आप को मेंटेन करने के लिए वहां है या जो थोड़ी बहुत हेल्प इंडिया वहां उनको देता है, कभी अनाज के रूप में कोई या कोई और ह्यूमैनिटेरियन एड, उसके बाद उनको क्या इन सब चीजों की फुर्सत है, मैं नहीं मानता। तो ये तो पाकिस्तान का ये कहना है कि अपनी जो परेशानियां हैं वो अपने और नहीं कोई तो भारत के ऊपर लगा दें। जहां तक मैं समझता हूं वहां जो मूवमेंट चला हुआ है, मुझे लगता नहीं कि भारत ने अभी कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट दी है। पर यह जरूर है कि मॉरली में भी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मॉरली हो सकता है भारत उनकी जो जायज डिमांड है, जैसे वो चाह रहे हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, उनके साथ जो जिस तरह का भेदभाव चल रहा है वो सारा खत्म हो, तो उसके शायद समर्थन में अभी बोला तो नहीं गया, पर हो सकता है एक दिन आए कि ऐसा भी बोला जाए। तो मलूका साहब, आपने हालात बताए कि भारत ऐसी भूमिका कैसे निभा सकता है, पर जो बात आई है वो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा आई है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, उन प्रधानमंत्री के सम्मानीय सलाहकार राणा सनाउल्लाह है, और राणा सनाउल्लाह का कहना है कि ये जो ट्रेन हाईजैक हुई है बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा, इसके पीछे भारत का हाथ है। ये भारत का हाथ बताने के संदर्भ में शहबाज शरीफ सरकार की मंशा क्या है, इससे तो आप भाप पाए होंगे। मंजे हुए राजनयिक रहे, आप विदेश मामलों के जानकार हैं, कोई मन किया और बोल दिया ऐसा तो होगा नहीं। किस उद्देश्य को पाना चाहती है शहबाज सरकार? नहीं, वो उसका तो मतलब साफ है कि वो भारत को किसी न किसी रूप में इस कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो भारत के खिलाफ लगातार करते रहे हैं और अब तक भी चला रखा है, उसके पास उनको कोई और जवाब नहीं दिख रहा है। दूसरा ये भी है, वो ये सब बातें कह के, आपको मैंने जैसे बताया कि वहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, चाइना उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है, तो हो सकता है वो भारत और चीन के बीच में जो एक थोड़ा बहुत तनाव रह रहा था, उसी की आड़ को देखते हुए वो इस बात को भुनाना चाहते हैं कि भारत को दूसरों की नजर में, खास करके चाइना की नजर में नेगेटिवली पेश किया जाए, और अपनी प्रॉब्लमों का भी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी उनके पास सबसे पहला यही तरीका होता है कि भारत को ब्लेम कर दो, अपना जो है दोष है वो कभी नहीं माने। तो अपना दोष नहीं मानना है, किसी ना किसी को दोषी ठहराना चाहिए, इसका ये कोशिश है, और शायद चीन के खिलाफ खड़ा करने की भी कोशिश है। पर डॉक्टर विक्रम श्रीवास्तव जी, मैं आपसे बातचीत की शुरुआत वहां से करूंगा जहां से जनरल सोढी साहब ने हमें छोड़ा था। कुछ जिक्र उसका मल्होत्रा साहब ने भी किया। सोढी साहब ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, और मल्होत्रा साहब ने कहा कि मर्जी के विपरीत उसको बना लिया गया। पर उस समय जितनी रियासतें थीं, सब रियासतों को यह अधिकार दिया गया था, वो चाहे तो भारत का हिस्सा बने, चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, चाहे तो स्वतंत्र रहें। अब भारत में भी तमाम रियासतों की इच्छा रही थी हम स्वतंत्र रहें। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और भी जगह की कहानी, तो कुल मिलाकर हालात ने उन्हें विवश किया, भारत का हिस्सा बने, ठीक ठाक ही रह गए। ये पाकिस्तान के संदर्भ में इतनी कहानी क्यों बनी हुई है, और इस कहानी पर इतना जोर क्यों कि वो रहना नहीं चाहते थे इसलिए लड़ रहे हैं? रहना तो बहुत से लोग नहीं चाहते थे, और भारत के संदर्भ में तो सब मान गए। ये पाकिस्तान के संदर्भ में क्या गड़बड़ हुई? मुझसे बात कर रहे हैं आप? जी,
आप ही से बात कर रहा हाँ, हूँ। देखिए, इस समय मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ और यहाँ से बहुत बारीकी नजर दुनिया भर की गतिविधियों पे मेरी है। और मेरा अपना जो विचार पाकिस्तान के बारे में है, अध्ययन है, उसके हिसाब से ये बात बिल्कुल सही बोली सोढ़ी साहब ने कि 1931 में जिस समय चर्चाएं चल रही थी भारत की स्वतंत्रता के लिए, उस समय क्लियर कट था कि बलूचिस्तान के कोई भी लोग किसी भी कीमत पर देश का विभाजन नहीं चाहते थे। लेकिन विभाजनकारी जो संस्थाएं थी उन्होंने इसका विभाजन कर लिया, लेकिन बलूचिस्तान अकेला पड़ गया। जैसा कि हमारे मल्होत्रा साहब ने बताया, 44% वहां की एरिया पाकिस्तान का बलूचिस्तान में, लेकिन उस पूरे एरिया में अगर आप देखेंगे तो जो खनिज संपदा है, वहां सोना है। 1 टन मिट्टी में 0.22% जो है ग्राम, उसमें सोना है। तांबा है 0.41 ग्राम 1 टन मिट्टी में। तो वो वहां पर जो है यूरेनियम भी मौजूद है। और पूरी दुनिया की नजरें आज की तारीख में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रूस हो, ये जितने भी विवाद दुनिया में इस समय हो रहे हैं, ये निश्चित मानिए खनिज संपदा की लूट के लिए हो रहे हैं। और जहां तक भारत के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाया है, ये कोई नया नहीं है। जो हमारे कमांडर कुलभूषण को उन्होंने जबरदस्ती छाबर से अपहरण करके और उनको भारतीय राजदूत बनाकर फांसी की सजा देकर पटक रखा है, उन पर भी यही आरोप था कि यहाँ ये आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब बलूचिस्तान में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान बनने के बाद बलूचिस्तान की आबादी को पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया है। वहां ना आज की तारीख में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एजुकेशन है, ना कोई कल्याणकारी योजना है, बल्कि उसके विरुद्ध वहां पर उनको दबाए रखने के लिए, क्यों बलूचिस्तान का हिस्सा केवल पाकिस्तान में नहीं है, कुछ ईरान में भी है सिस्तान के नाम से, कुछ हिस्सा आपके अफगानिस्तान में भी है। अंग्रेजों के जमाने से इसको जब बलूचिस्तान को सीमांकित करके छोड़ दिया गया समझौता करके, तो वहां के जो बलूच के नवयुवक थे, पढ़े लिखे थे, उनके समझ में आ गया हमारा ये शोषण कब तक होगा, दुनिया इतनी आगे बढ़ती जा रही है। उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनाई और अकेले 1 साल का रिकॉर्ड 2024 का देखेंगे तो 171 बार जगह जगह विस्फोट हुए हैं, लगभग 200-250 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। और एक ही आवाज उठी है। वो आवाज क्यों उठी? क्योंकि ये 6वीं बार इस तरह की बड़ी आतंकवादी, जिसको ये कहते हैं और बलूचिस्तान के लोग कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम, ये उसमें एक विस्फोटक स्थिति के रूप में सामने आया है। हिमांशु जी, विस्फोटक रूप में सामने आया है। मेरे साथ में इस समय पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार राणा अली जोहैब साहब जुड़ गए हैं। जब भी ऐसे मसले होते हैं राणा अली साहब को हम याद करते हैं। तो राणा साहब, स्वागत है आपका कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा रोशनी देंगे। पाकिस्तान के एक प्रांत में मुसाफिरों से भरी एक ट्रेन पर हमला बोला गया है, कई लोगों को बंधक बना लिया गया है, लड़ाई चल रही है। जिन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया उनमें से कई लोग मारे गए हैं, जो बचाने के लिए निकले हैं वो भी मारे गए हैं, ऐसा बताया गया है। थोड़ा आपसे रोशनी मिले, पाकिस्तान इस हमले को लेकर कितना फिक्रमंद है और इस हमले को किस दृष्टि से देखा जा रहा है और ऐसा हमला होने की नौबत क्यों आई है? थोड़ा आप रोशनी देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने ये इतने हसास मौजू के ऊपर मुझे बातचीत करने की जो है वो मौका फराहम किया है। सर, गुजारिश ये है कि ये आपके और सबके बल्कि पूरी दुनिया के सामने है इस वक्त के कल का ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें BLA के तकरीबन 200 से 250 लोग थे जिन्होंने ट्रेन को किडनैप, अगवा किया, हाईजैक किया और हाईजैक करने के बाद उन्होंने जो ट्रेन के जो पैसेंजर्स थे उनको उठा के तो वो अपनी एक जो पहाड़ों पे नजदीक उनका जो वो कैंप्स थे, एरिया से वो वहां पे ले गए। जो बात आपने की कि इसमें नौबत क्यों पेश आई या उन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक क्यों किया, देखिए जो सबसे ज्यादा नोटेबल चीज है इस सारे हाईजैक में वो ये है कि इस ट्रेन पे 400 पैसेंजर सवार थे और उन 400 में 100 जो पैसेंजर था वो पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर से लेके मेजर तक रैंक के लोग मौजूद थे।
तो असल जो वजह बनी है इस ट्रेन को हाईजैक करने की, वो आम लोग नहीं, वो उस जो बाकी के 300 पैसेंजर हैं वो नहीं, बल्कि पाकिस्तान आर्मी के जो लोग हैं वो इस ट्रेन को हाईजैक करने की रीजन है, उनको कैप्चर करने के लिए। वो तरीका वारदात उन्होंने क्या किया कि पहले वहां पे जो ट्रैक है उसको उड़ाया, वहां पे धमाका किया। जब धमाका हुआ ट्रेन रुक गई, तो रुकने के बाद फिर ट्रेन को दोनों तरफ से उन्होंने ट्रेन के जो डब्बे हैं, बोगियां हैं, उसके ऊपर फायरिंग की। और फायरिंग जब अब चूंकि उस ट्रेन के साथ जब ये कोयटा से निकली थी तो 5 पुलिस एहलकार और 2 उसके साथ सिक्योरिटी के लिए इसके एफसी के एहलकार थे। टोटल 7 लोग थे जिन्होंने जब क्रॉस फायरिंग की उनके ऊपर जिन्होंने अटैक किया था। तो ये तकरीबन कोई 50 से 60 मिनट यानी कि 1 घंटे तक ये दोनों तरफ ही फायरिंग का सिलसिला जो है वो चलता रहा। चूंकि ये 7 लोग थे ट्रेन वाले, इनके पास एम्युनिशन कम था, जितना एम्युनिशन था वो इस्तेमाल कर चुके थे। और जब इनके अपने पास एम्युनिशन खत्म हुआ तो उस सूरत में फिर वो बीएलए के जो टेररिस्ट हैं वो पहाड़ों से नीचे उतरे, और नीचे उतरने के बाद फिर उन्होंने ट्रेन के अंदर दाखिल हुए। फिर उन्होंने लोगों के आईडी कार्ड्स चेक किए, फिर आईडी कार्ड्स के साथ साथ उन्होंने सर्विस कार्ड चेक किए। तो सर्विस कार्ड और आईडी कार्ड चेक करने के बाद फिर उन्होंने जो बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग थे उनको अलहदा किया। जो बाकी प्रोविंसेस के लोग थे, कोई सिंध से था, कोई बलोचिस्तान पंजाब से था, कोई केपीके से था, उनको उन्होंने सेपरेट किया। और उनको अलहदा करने के बाद फिर उन्होंने जो आर्मी के पर्सन थे, खास तौर पर फौजी थे, उनमें सिपाही थे, एनसीओज थे, जेसीओज थे, और एक मेजर साहब अपनी फैमिली के साथ थे, यानी कि उनके मिसेज भी और उनके जो फैमिली है वो भी उसी इस ट्रेन में सवार थी। तो उन्होंने इन तमाम लोगों को, यानी कि फौजियों को और जो बाकी बलोचिस्तान से अलहदा दूसरे सूबों के लोग थे उनको इकट्ठा किया और उनको ले गए, अपने साथ ले गए। अब असल में जो गुड लक उनकी ये कह लें और बैड लक हमारी ये कह लें कि जिस जगह पर ये वाकया पेश आया है वहां पे कम्युनिकेशन तो बिल्कुल जीरो है, वो हो ही नहीं सकती है। और कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं कि मोबाइल नेटवर्क की कम्युनिकेशन, मेरी जो कम्युनिकेशन रोड कम्युनिकेशन से भी मेरा मतलब है कि जो ट्रेन का ट्रैक है वो पहाड़ों के दरमियान में है और रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल वहां पे मौजूद ही नहीं है। आप ये कह लें कि कई किलोमीटर, यानी कि कोयटा से जिस जगह पे ट्रेन को हाईजैक किया गया है वो 127 किलोमीटर का फासला था। 127 किलोमीटर आगे ट्रेन आई है, फिर उसके बाद उन्होंने इसको हाईजैक किया। जब ये तकरीबन उस वक्त बात सामने आई है कि जब उन्होंने ये देखा टेररिस्ट ने कि कुछ बलोचिस्तान से जिनका वहां के अज़लाक से ताल्लुक था उनको लोगों को छोड़ा, वो लोग नीचे उतरे। पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद फिर बीएलए ने बजाते खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने इस चीज को वायरल किया कि जी हमने ये काम कर दिया है। चूंकि ट्रेन पे मौजूद लोग और ट्रेन के साथ मौजूद जो सिक्योरिटी है वो ना तो अपने रेलवे हुकाम को आगाह कर पा रहे थे और ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस को आगाह कर पा रहे थे। उसकी वजह थी कि वहां पे कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे ही ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले रेलवे हुकाम के पास पहुंची, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बाद एफसी और आर्मी फिर फौरी तौर पर हरकत में आई और उन्होंने ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया। आज जिस वक्त मैं आपके साथ बैठा हूं 200 के करीब लोग जो हैं वो रेस्क्यू किए जा चुके हैं, जबकि जो 30 दहशतगर्द बीएलए के उनको खत्म कर दिया गया है, यानी कि उनको जहन्नम वासल कर दिया गया, उनको मार गिराया गया है। और ये ऑपरेशन स्टिल जारी है। लेकिन जो बड़ी खतरनाक चीज जो हमारे सामने भी आई है कि तकरीबन आज दोपहर 12 बजे के बाद 200 के करीब, यानी कि 150 to 200 के करीब जो ताबूत हैं वो बेसिकली कोयटा रेलवे स्टेशन से बोलान रेलवे स्टेशन तक पहुंचाए गए हैं। जिसका मतलब ये है कि वहां पे वो फौजी एहलकार जिनको यरगमाल बनाया हुआ था या तो उनकी शहादत हुई है या जो सिक्योरिटी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे उनकी को शहादत हुई है। लेकिन ये अभी तक कंफर्म रिपोर्ट्स किसी के पास भी नहीं है, कहीं से भी नहीं आ रही हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जिस जगह पे ऑपरेशन हो रहा है वो भी कम्युनिकेशन वहां पे भी नहीं है और जहां पे उन लोगों को लेके गए हैं वहां पे भी नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी ये अभी तक जो क्लीन स्वीप हो चुका होता, इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि जो लोग वहां पे मौजूद हैं वहां पे टेररिस्ट जो है उन्होंने अपनी जैकेटें, खुदकश जो जैकेट्स हैं वो पहन के तो वो लोगों के दरमियान में बैठे हुए हैं, जो सबसे बड़ी रुकावट है इस वक्त सिक्योरिटी ऑपरेशन को लेकर। लेकिन अभी तक ऑपरेशन जारी है कि ये अगले कुछ चंद घंटों में अभी ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के संदर्भ में तो आपने बहुत कुछ जानकारी दी राणा साहब, पर ये नौबत क्यों आई और वहां पे इतने दिलेरी के साथ ऐसी वारदात को अंजाम कैसे दे पाए? बता दो ये जाता है वहां पे एक निर्वाचित सरकार है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेतृत्व में सरफराज साहब उसके मुख्यमंत्री भी हैं, पर अन्य विपक्षी लोग बोल रहे हैं कि वहां पर निर्वाचित सरकार का कोई वजूद ही नहीं है। पूरा बलूचिस्तान उग्रवादियों के कब्जे में जा चुका है, समानांतर सरकार है और वहां पर निर्वाचित सरकार के लिए कुछ करने के लिए है ही नहीं। क्या वाकई हालात ऐसे हैं और क्या ऐसी परिस्थिति है जिसके चलते इस किस्म की वारदात को अंजाम दिया गया है? और पाकिस्तान के जो तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को बर्दाश्त न करने की स्थिति में दिखते हैं, इस हमले को लेकर क्या एक साथ है या उनके सुर अलग अलग है? नहीं, देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी इस वक्त हमारे या इस हमले के बाद जो बैकलैश आप ये कह लें, या पाकिस्तान के अंदर से जो खबरें हैं या कुछ लोग या एक मखसूस जमात जिसे हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कहते हैं, पीटीआई, इमरान खान के जो लोग हैं वो बजाते खुद इस हमले को लेकर वो थोड़े से डिफरेंट नजर आते हैं। उनकी एक नजरिया या उनका जो एक चीज है वो एक अलग है, जो वो इस वजह से है क्योंकि इमरान खान जेल में है और वो ये समझते हैं कि इमरान खान जेल में है तो इसका जो जिम्मेदार है वो एस्टैब्लिशमेंट है, यानी पाकिस्तान की फौज है, जबकि ऐसा नहीं है, वो अपने करप्शन के केसेस की वजह से अंदर है। देखिए, आपने पूछा कि इसकी नौबत क्यों पेश आई, इस जैसे हमले की नौबत पेश आने की सबसे बड़ी वजह, जिसके ऊपर आंखें बंद करके हम यकीन भी कर सकते हैं और एविडेंस मौजूद है, वो है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका जो मेन हब है वो ग्वादर है, जो बलोचिस्तान के सारे जो पाकिस्तान के साथ मामलात हैं वो सारे थ्रू बलोचिस्तान और थ्रू ग्वादर हैंडल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे अब देखना ये है, देखिए मैं अभी यहाँ पे तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले बीएलए का ही एक कमांडर जो है वो एक ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार होता है। उससे जब ये पूछा जाता है कि भाई आप ये जो हमला कर रहे हैं, आप ये जो एक अस्करियत पसंद जो आपने एक जमात जो है वो की हुई है, तो ये कैसे करते हो, मतलब जब उससे इंटेरोगेशन की गई तो उसने ये कहा कि हमें हमारे पहाड़ों के ऊपर जहां पे हमारे कैंप्स हैं वहां पे ट्रेनिंग भी दी जाती है, वहां पे हमें फूड भी प्रोवाइड किया जाता है और हमारे पास जो लेटेस्ट और जितने भी हमारे पास वेपन्स हैं वो सारे के सारे मुहैया किए जाते हैं। जब उनसे ये पूछा कि ये आपके पास आता कहां से है, तो उन्होंने फौरी तौर पे 1 मिनट से पहले ये कहा जी हमें ये सारी चीजें जो वो रा प्रोवाइड करती है, ये हमारे पास जितनी भी फैसिलिटेशन है ये भारत से हमारे पास आती है। अब देखिए, सोचने वाली बात ये है कि क्या पाकिस्तान हुकूमत या पाकिस्तान की अफवाज या पाकिस्तान के अदारे ये कैसे मुमकिन है कि खुद से हथियार, खुद से फंडिंग, खुद से चीजें देके तो खुद अपने ही लोगों पर हमले करवा लें। इसके पीछे कोई ना कोई जो है वो वजह है और वो बड़ी क्लियर वजह है, जो मैंने आपको 2 वजह आपके सामने रखी हैं। एक सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और रही बात इनको फंडिंग की, तो फंडिंग डेफिनेटली रॉ से आती है। इसी नेक्सस ये जो बलोचिस्तान वाला है, जो चलते चलते मैं आपको बता देता हूं, 8 माह कबल आपके भारत के एक मेजर रिटायर्ड है गौरव, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक वीडियो बयान जारी किया था और उन्होंने ये कहा था कि मेरा मशवरा है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को कि बलोचिस्तान में जो बीएलए है इसको फंडिंग करें, उनको सपोर्ट करें, उनको जो चीज चाहिए उनको दें ताकि वो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी वहां पे हमले करें, तो हमें डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ लड़ने की जो एक हमारे पास हमें मौका ही नहीं मिलेगा, हमें अपने लोग गंवाने की जरूरत है। ये बताइए, ये पाकिस्तान की सरकार की अपनी फेस सेविंग के लिए बनाई हुई रणनीति है कि भारत को इसके संदर्भ में जिम्मेदार ठहरा दिया जाए? भौगोलिक संरचना के अंतली जो है साहब कुल मिलाकर इस नतीजे पर निकले हैं कि भारत इसमें कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभा रहा है, रॉ से समर्थन आ रहा है। मेरा राणा साहब से यह सवाल था कि राणा साहब, ऐसा तो नहीं कि एक कमजोर और लाचार बैसाखियों के सहारे चल रही शहबाज शरीफ की सरकार जब हालात को संभाल पाने में अपने मुल्क के नाकाम है, तो उसे जन समर्थन जुटाने के लिए, जनता की सहानुभूति जुटाने के लिए सबसे आसान तरीका लग रहा है भारत के संदर्भ में दोषारोपण करने का। ना तो भौगोलिक रूप से ऐसी स्थिति है बलूचिस्तान की, भारत और उसकी, और ना ही पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार से भारत के ऐसे रिश्ते हैं कि इस प्रकार की गतिविधि को अंजाम दे सके। क्या कहते हैं राणा साहब? खिलाफ करूंगा कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, जिसको आपने बैसाखियों की हुकूमत कहा, कि ये वो अवाम की एक वो लेने के सिंपैथी लेने के लिए उन्होंने इस तरह के बयान दे। देखिए, बीएलए का ये रा की जो फंडिंग है बीएलए को, ये आज का या इस इंसिडेंट का वाकया नहीं है। आप देखें, शहबाज तो आज हुकूमत में है,
इससे पहले इमरान खान हुकूमत में था, उससे पहले नवाज शरीफ हुकूमत में था, उससे पहले जनरल मुशर्रफ जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फिर मुशर्रफ जो है वो 10 साल हुकूमत में रहा। तो ये जो बीएलए के साथ देखे, ये मामला आज से नहीं है, ये 1970 से ये सिलसिला जो है वो बलूचिस्तान का चला हुआ है। ये बीएलए जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, ये वो लोग हैं खास तौर पर जो हुकूमतों से अपने उस टाइम के उस 70 से 80 से नाराज रहे हैं कि कहीं पॉलिसी को लेकर, कहीं रिजर्व्स को लेकर, और खास तौर पर सबसे ज्यादा मसला जो है वो गैस को लेकर पड़ा कि जब सुई से गैस निकली तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान को गैस दे दी गई, तो बलूचिस्तान के जो लोग थे, सरदार थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे हिस्से की जो चीजें हैं वो हमें दी जाए। देखिए ये तो एक चीज है, हमें भी पता है, सारी दुनिया को ये पता है कि बलूचिस्तान जो है वो मिनरल्स को लेकर, रिजर्व्स को लेकर बड़ी अहमियत रखता है, हमारे लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी और बलूचिस्तान के लिए बजाते खुद भी। तो कहीं ना कहीं पे जो नाराज लोग हैं उनको चारा डाला गया, उनको इस्तेमाल किया गया। ये मैं देखें अपनी तरफ से ये बातें नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, मैं बाकायदा एविडेंस के तौर पर आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे पास सबूत मौजूद है। आपने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ऐसे ताल्लुकात नहीं है, आपको मैं यहां पे बैठे ये प्रूफ दे सकता हूं कि अफगानिस्तान में जो भारतीय कॉन्सुलेट हैं वो बाकायदा तौर पर टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं केपीके में टेररिज्म फैलाने के लिए। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुका ठीक नहीं है? अगर ताल्लुका ठीक नहीं है तो वहां पे उनके कॉन्सुलेट्स में बैठ के मीटिंग्स कैसे हो रही हैं, कॉन्सुलेट्स में बैठ के बाकायदा तौर पे सपोर्ट कैसी की जा रही है, और अफगान गवर्नमेंट के साथ मिलके केपीके के अंदर ये जितने भी उस बॉर्डर के ऊपर चीजें हो रही हैं वो कैसे मैनेज हो रही है? तो ये आज भी राणा साहब, ये बार बार इस्लाम के आधार पर दुहाई दी जाती है और शरिया के अनुसार शासन चलाने वाले लोग इस समय अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज हैं, और पाकिस्तान तो एक इस्लामिक राष्ट्र है। एक इस्लामिक राष्ट्र दूसरे इस्लामिक राष्ट्र की के लिए एक काफिरों के देश से, भाई भारत में तो इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार है, बहुसंख्यकों की, हितैषियों की सरकार है, ऐसा स्वयं आरोप लगाते हैं। ये काफिरों के साथ हाथ कैसे मिला लिए एक इस्लामिक मुल्क ने दूसरे इस्लामिक मुल्क को निपटाने के लिए? थोड़ा उलझन में हो रहा ना साहब, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। देखें, इसका मैं आपको बता देता हूं कि जब अफगानिस्तान की हुकूमत बनी तो ये आपको भी पता है कि कतर में जो मुआहदे हुए थे उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था, वहां पे बड़ी चीजें थी। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ बेसिकली जो मामला खराब हुआ वो हुआ अफगान बॉर्डर फेंस के, जो हमने फेंस लगाई एक, चूंकि ये पहले क्या था, अफगान गवर्नमेंट, ये तालिबान की गवर्नमेंट से पहले कि हमारे बॉर्डर्स पे वो वीजे के बगैर आना जा रहा था। अब चूंकि तालिबान की गवर्नमेंट आई, बाकायदा तौर पे उन्होंने उसको अपनी स्टेट डिक्लेयर किया, जिसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन मसला यहां पे आके खड़ा हुआ कि जब उन्होंने इस चीज की मुखालफत की कि आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर जो बाड़ लगा रहे हैं, जो फेंस लगा रहे हैं, ये ना लगाए। क्यों? क्योंकि उनकी आमदोरफ्त, उनकी वहां पे जो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो स्मगलिंग हो रही थी उसको रोकना था। और यही वजह थी कि जो टीटीपी, जब अफगान तालिबान की हुकूमत आई तो जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जब इनको हमने केपीके से निकाला, इनके खिलाफ ऑपरेशन किया क्योंकि ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, तो ये उठ के चले गए अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि वहां पे तो तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, उनके अपने ही लोग आ गए वहां पे बैठ के। तो फिर वहां पे ये मामला शुरू हुए। हमने चमन बॉर्डर, आपको याद होगा चमन बॉर्डर। मेरा एक और सवाल है आपसे, जो सरकार या जो लोग आपके मुल्क में इतनी गड़बड़ी फैलाते हैं, जिनके संदर्भ में आप कह रहे हैं कि वो स्मगलिंग कराते हैं, टेररिस्ट को पनाह देते हैं, तो ऐसे लोगों के सत्ता में आने पर उन्हें मान्यता देने की जल्दबाजी क्यों की आपकी सरकार ने? क्यों ऐसे लालच थे? अरे आप सत्ता में आए, हम तो तैयार हैं आपको मान्यता देने के लिए। इसमें भी रोशनी दे दो राणा साहब। जब इतने खराब लोग हैं, इतने गंदे लोग हैं, आपके मुल्क में तबाही लाने वाले लोग हैं, तो उनको मान्यता देने के लिए आपके यहां की हुकूमत, लोकप्रिय हुकूमत शहबाज शरीफ की या पूर्ववर्ती हुकूमतें इतनी बेताब क्यों रहती है? देखिए, वो जिस वक्त इनको हुकूमत में लाया जा रहा था, तो चूंकि ये जितने भी मुआहदे थे इनको बाकायदा अफगानिस्तान में वापस लाने के और अमरीकी इनखला के, अमेरिका को वापस भेजने के, ये आपके सामने ये के सारे मामला जो है वो कतर में पेश आए। तो कतर वो मुल्क है जो इसमें गारंटर था, उसने गारंटी दी बाकायदा अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी कि आप इनको फैसिलिटेट करें, आप वहां पे बैठें,
इनको बैठने दें और इनके साथ अच्छे तल्लुकात जो है वो बनाएं। तो ये हमें तो ये नहीं पता था ना कि जब जैसे ये हुकूमत में आएंगे, ये बैठेंगे तो ये टीटीपी को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान में टेररिज्म जो है वो फैलाना शुरू कर देंगे। हमें तो ये पहले इल्म नहीं था, लेकिन जैसे ही वो बैठे उन्होंने अपनी कार्रवाइयां शुरू की तो उसके बाद फिर हमें भी पता चल चुका है। और आज पाकिस्तान के तो राणा साहब का कहना है धोखा हो गया, हमने जिनकी मदद की वही हमारे हाथ काटने लगे। थोड़ी साहब क्या कहना है आपका? जिनकी मदद से तालिबानी सत्ता में आए थे उन हाथों का इस्तेमाल हम लोग करने लगे, इतने कुशल हो गए हम लोग वाकई? थोड़ी साहब। डॉक्टर साहब, राणा साहब ने कहा उसमें 2 पॉइंट में से एक पॉइंट उनका सही है कि सीपेक होने के बाद, सीपेक चीन और पाकिस्तान के बीच में हुए 2015 में, उसके बाद से जो बलूचिस्तान का आक्रोश है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लगा कि अब तक तो पाकिस्तान हमें आम की तरह चूस रहा था, अब चीन भी हमें पूरी तरह चूसने लगेगा और हमारा जो मिनरल्स हैं या जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया जाएगा। जहां तक उनका दूसरा पॉइंट जो है वो भारत पे इल्जाम डालने का है, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान ने आज तक भारत की कोई इन्वॉल्वमेंट के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में नहीं पेश किया है। राणा साहब को मैं बताना चाहूंगा, अगर वो थोड़ा इतिहास में जाएं, बलोचियों का जो आक्रोश है वो 27 मार्च 1948 से शुरू हुआ, जब खान और कलात पे मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत दबाव डाला और जन इच्छा के खिलाफ, बलोचियों के जन इच्छा के खिलाफ खान और कलात ने पाकिस्तान में अपना विलय कर दिया। 27 मार्च 1948 से बलोचियों में जो आक्रोश हुआ और ये हर कुछ साल बाद आम शगल के रूप में उभरता गया, लेकिन पाकिस्तानी सेना काफी हद तक सफल रही इनको कुचलने में। लेकिन जब 2015 में सीपेक साइन हुआ, उसके बाद से जिस तरह से इनका आक्रोश बढ़ा और हमने देखा किस तरह से इन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया। इस ट्रेन में जो सैनिक थे वो क्वेटा में पाकिस्तानी सेना के 33 इन्फेंट्री डिवीजन और 41 इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिक थे, जो रमजान की छुट्टी के लिए पंजाब की तरफ रवाना थे। बीएलए को पूरी खबर थी अंदर से कि इस ट्रेन में कितने सैनिक होंगे और तभी ये वेल एक्सिक्यूटेड ऑपरेशन हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, भारत का इसमें कोई रोल नहीं है, ये पाकिस्तान की नीयत है, गलत है। मेरे को 2 मिनट और देना डॉक्टर साहब। पाकिस्तान में इतनी अस्थिरता अशांति क्यों है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक किताब है जिसका नाम है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पार्टीशन, जो कि नरेंद्र सिंह सरीला ने लिखी है, जो कि माउंट बैटन के एडीसी थे। इन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया कि पाकिस्तान का जब पहला प्रस्ताव दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने, तो पूरा वर्तमान पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ था, वो भारत से अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को सत्ता चाहिए थी और उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर ये पूरा जो गेम खेला, जो पंजाब सूबा है पाकिस्तान का, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है जिसे आजकल खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहां की जो प्रोविंशियल सरकारें थी वो भारत से अलग नहीं होना चाहती थी। बलोचिस्तान अलग नहीं होना चाहता था भारत से। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी ये गेम खेली, जो किताब में बहुत अच्छी तरह लिखी गई है, पाकिस्तान का जन्म हुआ एज न्यू नेशन। और क्योंकि जब जन्म हुआ पाकिस्तान का, जो इसके चारों सूबे के लोग थे वो पाकिस्तान में रह के खुश नहीं थे। इनके पहले दिन से ही 14 अगस्त 1947 से ही इनके आपस में इतने मतभेद थे कि हम देख रहे हैं कि 77 साल इनके देश बनने के बाद भी कोई सूबा दूसरे सूबों की आंखों में। ठीक है थोड़ी साहब, मुझे तो अभी राणा साहब की इस दलील को भी समझना है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान में गड़बड़ करा रहा है। तो तालिबान को सत्ता में लाने के लिए अमेरिका के साथ हाथ मिलाया पाकिस्तान ने, ये स्वयं राणा साहब बोल रहे हैं कि हाँ, कतर की गारंटी पे हमने ऐसा किया था। और साथ में राणा साहब हमें यह भी कह रहे हैं कि तालिबान हमारे देश में ये सारे उपद्रव करा रहा है और भारत उसको फंडिंग कर रहा है। ये तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो गए? 2 इस्लामिक मुल्क, कट्टर इस्लामिक मुल्क, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। थोड़ी सा बात कुछ समझ नहीं आ रही, समझाओ ना आप साहब। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है जिसमें 57 मुल्क हैं,
उसका जो अगर कोई सरजना है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक दुनिया का सरताज बादशाह मानता है, लेकिन हकीकत ये है कि अधिकतर जितने मुल्क हैं ओआईसी के, वो पाकिस्तान को अपना नेता नहीं मानते, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। आप देखिए पाकिस्तान के जो वेस्टर्न बॉर्डर पे दोनों इस्लामिक मुल्क हैं, ईरान और अफगानिस्तान, और दोनों आज पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। पाकिस्तान जहां मजहब का नाम हमेशा लेता है, पाकिस्तान जहां मजहब के नाम पे उसने भारत का बंटवारा किया, आज अगर उसी के इस्लामिक मुल्क उसके खिलाफ है तो पाकिस्तान को अपने गरीबान में झांकना चाहिए। तालिबान क्यों पाकिस्तान के अगेंस्ट है, जबकि अगस्त 2021 में जब तालिबान की सरकार दोबारा वापस आई तो पाकिस्तान के आईएसआई के मुखिया वहां जाके चाय पी रहे थे होटल में, और वो पूरा जो वीडियो था कितना वायरल हुआ ट्विटर पे। क्योंकि आज इस्लामिक देश भी जान चुके हैं कि पाकिस्तान की हकीकत क्या है। पाकिस्तान पे कोई इस्लामिक देश भरोसा नहीं करता है, ना ही कर सकता। भरोसा नहीं करते, थोड़ी साहब का कहना है। लेकिन मेरे को जानना आपसे मल्होत्रा साहब ये है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर बिखराव के कगार पर है? हमने पाकिस्तान को अपनी दमनकारी नीतियों के चलते अपने ही भूभाग को खोते हुए देखा 1971 में, जब एक बांग्लादेश के रूप में नया मुल्क अस्तित्व में आया। क्या बलूचिस्तान में जिस आक्रामकता के साथ बलूच लोग कार्रवाई कर रहे हैं, क्या एक बार फिर वैसी कहानी का कोई अंदेशा आपको दिखाई देता है? इतिहास अपने आप को दोहराने की तैयारी में? आपने शायद म्यूट कर रखा था, उसे अनम्यूट कर देंगे मतलब सर। जी जी, या जिस तरह से राणा साहब अभी बोल रहे थे, उनको लगा कि सारी प्रॉब्लमों की जड़ बलूचिस्तान में भारत ही है। वो अपने जरा अगर गौर से आप देखें तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनको है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम उनको है, टेररिज्म जो उन्होंने खुद ही बढ़ाया था वो उनको आज काट रहा है आके। तो इन सब चीजों को वो इग्नोर कर रहे हैं। साथ में वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि जो जब आजादी मिली थी तब बलूचिस्तान को मौका था आजाद रहने का, और उन्होंने किसी तरह से एक्सप्लॉइट करके उनको अपने साथ मिला ली। वहीं बात खत्म नहीं हुई, उन्होंने उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन भी किया, चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, आर्मी हो, सिविल सर्विस हो, गवर्नेंस हो। उसके बाद उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी किया। अब सीपीईसी की बात कर रहे हैं, उसका भी फायदा जितना इन लोगों को बाकियों को मिल रहा है, जो लोकल लोग हैं उनको लगता है कि उनको इतना फायदा नहीं मिल रहा है। अब सब इन चीजों को इग्नोर करके अगर आप आगे चलेंगे और दूसरों को ही दोष देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो खुदा ना करे ऐसा हो, पर अगर यही नीति रही तो जैसे बांग्लादेश में हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था और बांग्लादेश उभर के आया, तो ऐसा बलूचिस्तान में भी पॉसिबल है। तो कुल मिला के पाकिस्तान के एक बार फिर विभाजन का अंदेशा मल्होत्रा साहब को दिखाई देता है, पर वो इसका कारण भारत को नहीं, पाकिस्तान की सरकार की बलूचिस्तान को लेकर जो नीतियां हैं उसके संदर्भ में आशंकाएं जता रहे हैं। क्या इत्तेफाक रखते हैं श्रीवास्तव साहब आप इस आकलन से, या आपका कोई और नजरिया इस संदर्भ में? और राणा साहब जिस तरीके से विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई आपको दिखाई देती है? भारत में लगातार यहाँ की हुकूमत बताती है कि कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका रहती है। तो क्या भारत सरकार भी ऐसा प्रतिकार कर रहे होगे कि तुम हमारे यहां पे अशांति फैला रहे हो, अब तुम यहां अशांति फैला देते हैं? या आप मानते हैं कि चूंकि पाकिस्तान की सरकार को और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है अपने बचाव में, तो उसने सबसे सरल रास्ता अपनाया है? तो राणा सनाउल्लाह साहब अपने यहां पर ट्रेन हाईजैक होने को लेकर भारत पर ठीकरा फोड़ दे रहे हैं, क्या कहते हैं श्रीवास्तव? आपने मुझसे पूछा? जी श्रीवास्तव साहब, देखिए बड़ी सीधी सी बात है राणा साहब की। एक बात से तो उनको समझना चाहिए कि 1971 में
जब पाकिस्तान की बुरी हालत हुई थी, अगर हमारी इच्छा होती तो हम आजाद कश्मीर, जिसको ये कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको हम कभी कब अपने में मिला लेते। ना केवल वो बल्कि बलूचिस्तान पर अगर हमारी नजर होती तो उस पर को भी हम अपने कब्जे में कर लेते। लेकिन अपनी कमजोरियों का ठीकरा दूसरे के सिर पर, वो भी भारत जैसे विश्व बंधुत्व रखने वाले शांतिप्रिय देश के ऊपर लगाना, ये उनकी अपनी कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है। रहा सवाल ये सब हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि वहां पर जब से चीन आया, जैसे हमारे सोडी साहब ने बताया है, और चीन पूरी तरह से हार चुका है। अब पाकिस्तान उनका उपनिवेश बन चुका है और धीरे धीरे आप देखेंगे, क्योंकि वहां के जितने भी राजनेता हैं, हिमांशु जी, अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे किन किन बड़े बड़े देशों का दुनिया में विघटन हुआ है, सोवियत संघ ही देख लीजिए क्यों हुआ है। जब वहां टॉप लेवल पर बैठे हुए फौजी अधिकारी या राजनेता भ्रष्ट होते हैं और धन संपदा देश की लूट कर विदेशों में जमा करते हैं और वहां जनता जो है त्रस्त हो जाती है। अब बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान की आर्मी उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आर्मी वहां जाती है, महिलाओं को ले जाती है और उनको हजारों की तादाद में महिलाएं, युवक सब गायब है, इनका पता भी नहीं है। वहां की सुप्रीम कोर्ट तक कह चुकी है इनको पेश कीजिए, वो लापता है। ये सब कहाँ लापता है? ये जो हालत हो रही है आज, अनार्की की हालत है और पाकिस्तान गृह युद्ध के मुकाम पर पहुंच चुका है और उसका विघटन बिल्कुल संभव है और निकट भविष्य में आप देखिएगा, क्योंकि आज वहां लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज है ही नहीं। जितने भी राजनेता हैं, बड़े बड़े फौजी अफसरान हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाकर अपना कब्जा कर रखा है, किकबैक लेते हैं और यही एक कारण है कि आज बलूचिस्तान ही नहीं, अब तो सिंध और पंजाब में भी इस तरह की घटनाएं होंगी और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो हो ही रही हैं। तो ये मानकर चलिए हो ही रही है, ये डॉक्टर राम जी का कहना है। मुझे आखिरी दौर की बातचीत के लिए राणा साहब के पास आना है, पर उससे पहले सोडी साहब आपसे एक हस्तक्षेप चाहता हूं। पाकिस्तान की सेना काफी तैयारी के साथ रहती है, ये बताते हैं, बड़ी दमदार सेना है। और बलूचिस्तान में जो लड़ाके हैं वो अपने आप को स्वयं आर्मी बोलते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। दोनों का शक्ति संतुलन कैसा है, क्या कारण है? स्वयं राणा साहब बता रहे हैं 70 से ये लड़ाई चल रही है, पर इतिहास के पन्ने बताते हैं कि बीच में ये रुक गई थी। खासतौर पर जनरल जिया-उल-हक के समय पर तो काफी इस पर अंकुश लगा था, पर सन 2000 से यह मामला कुछ ज्यादा उठ गया और अब तो इस हद तक पहुंच गया। शक्ति संतुलन कैसा है पाकिस्तान आर्मी और इन लड़ाकों के बीच का? इस बार थोड़ा रोशनी मिले आपसे सोडी साहब, फिर मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए राणा साहब के पास आऊंगा। डॉक्टर साहब देखिए, पाकिस्तानी सेना तो एक व्यावसायिक सेना है, प्रोफेशनल आर्मी है, और जो बीएलए है वो एक मिलिशिया है। उनके पास ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, ना उनके पास भारी भरकम हथियार है, उनके पास सिर्फ पर्सनल वेपन्स है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि आज पाकिस्तानी सेना अंदरूनी तौर पे बहुत कमजोर हो रखी है। और कमजोर क्यों हो रखी है? क्योंकि पाकिस्तानी जो भी सेना अध्यक्ष आया पिछले खास करके 35-40 सालों में, जब से जिया-उल-हक ने वहां के सेनाध्यक्ष वो बने, तब से जितना कट्टरवाद पाकिस्तानी सेना के अफसरों में आ चुका है, जितना पॉलिटाइजेशन पाकिस्तानी सेना हो चुकी है, उसकी वजह से जो पाकिस्तान सेना के जेसूस एंड जवान हैं, सारे अलग अलग कैंपों में पट गए हैं। और पाकिस्तान सेना की अंदर की जानकारी पाकिस्तानी सेना के सैनिक ही बीएलए को देते हैं, पाकिस्तानी सेना के सैनिक ही टीटीपी को देते हैं। तभी जब ये संगठन, चाहे टीटीपी हो चाहे बीएलए हो, जब ये अटैक करते हैं, इनके अटैक क्यों सफल होते हैं? क्योंकि इन्हें पूरी पुख्ता इंटेलिजेंस मिलता है पाकिस्तानी सेना के अपने सैनिकों से। तो ये जो पाकिस्तानी सेना को एक मुहिम चलाई गई कट्टरवाद बनाने की, पॉलिटिसाइज करने की, आज उसी का खामियाजा पाकिस्तान सह रहा है। और इसका खामियाजा पाकिस्तान का हो रहा है। पर कितनी बड़ी लिबरेशन आर्मी है, कितने लोग हैं जो एक पूरी की पूरी सरकार और सेना को ललकार दे रहे हैं, खत्म नहीं कर पा रहे? इस पर तो कोई रोशनी दीजिए ना। कितनी बड़ी तादाद है या इनके साथ जन समर्थन बड़े व्यापक स्तर पर है? डॉक्टर साहब जहां तक बीएलए की तादाद है वो 3000 से ज्यादा लोगों की नहीं है, जबकि पाकिस्तानी सेना की जो तादाद है वो 7 लाख के करीब है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे भी, इतना बड़ा डिफरेंस होते हुए भी
ये कुछ मुट्ठी भर 3000 BLA के सैनिक कैसे पाकिस्तानी सेना के नाक में दम कर रखा है, इसका एक तो कारण मैंने आपको बता दिया किस तरह से पाकिस्तानी सेना अंदरूनी तौर पे कमजोर हो चुकी है। दूसरा, किसी भी ऑपरेशन की सफलता में जो टेरेन होता है, जो ज्योग्राफी होती है उस एरिया की, वो अहम भूमिका निभाती है। अब जो BLA के लड़ाकू हैं वो बलूचिस्तान की पूरी जो जमीन है उसको वो इंच इंच जानते हैं और वो हर पहाड़ी का, हर मोड़ का उन्हें जानकारी है, जिसकी वजह से वो पूरा फायदा उठाते हैं। जैसे ये ट्रेन के हाईजैकिंग से बिल्कुल क्लियर हुआ, इन्होंने वहां पे किया जहां पे सड़क भी नहीं थी, कम्युनिकेशन भी नहीं था। तो हालांकि BLA की लड़ाकुओं की तादाद बहुत कम है, लेकिन उनके अंदर जो एग्जीक्यूशन की काबिलियत है वो पाकिस्तानी सेना से मीलों आगे, वो उनसे मीलों आगे। अब मैं राणा साहब आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपके पास आता हूं। आपने भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया, अच्छी बात है, आपका अपना आकलन है, आपकी सरकार का आकलन है, पर निपटने के लिए तैयारी कैसे? कोई आ रहा है आपके यहां पे जाके मार के चला आ रहा है, आपकी सरकार रोक नहीं पाती। आपकी सेना तो बड़ी दमदार बताई जाती है, वो 3000 लोगों से निपट नहीं पा रही। क्या कहते हैं आप, कहां चूक रही है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी आर्मी? इस पर कोई नजरिया है आपका? डॉक्टर साहब, ये आपने बात बड़ी अच्छी की है और मैं आपकी इस बात से कहीं ना कहीं पे इत्तेफाक भी करता हूं कि आज तक जो छूट आप ये कह लें कि BLA को दी गई थी या जो उसके सपोर्टर्स हैं उनको दी गई थी, मेरा ये ख्याल है, जाती तौर पे नजरिया है कि अब वक्त आ गया है कि इस छूट को भी और इन सपोर्टर्स को भी, इनका पीछा करना जो है ना वो पाकिस्तान आर्मी के लिए नागुज़ीर हो चुका है और ये बहुत जरूरी है, ये वक्त की अहम जरूरत है। रही बात, एक छोटा सा मैं जवाब आपको दे दूं। सोडी साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान की जो फौज है वो अंदर से कमजोर हो चुकी है, फिरकों में बढ़ चुकी है, ग्रोह बंदी हो चुकी है। तो मैं बड़े तवसत से और आपके साथ बड़ी मतलब कि इसको बड़ी अहमियत के साथ ये बता रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में अगर कोई मुनज़्ज़म फौज है तो वो पाकिस्तान की है। अगर पाकिस्तानी फौज में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक आर्मी चीफ का जो फैसला है उस फैसले के खिलाफ या उसके ऑर्डर के खिलाफ कोई खड़ा हो जाए और वो उसमें कोई बगावत का कोई अंसर जो है वो पाया जाए। ये बिल्कुल फेक और वही प्रोपेगेंडा है कि जो मीडिया पे बैठ के हम लोगों के जहनों में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम नाकाम हो जाते हैं। अब आ जाए दूसरी तरफ, जो आपने बात की कि नजरिया क्या है, इनके आगे प्लान्स क्या हैं, तो मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि आपको याद होगा कि मुशर्रफ दौर में कोल्लू में मुशर्रफ के ऊपर एक हमला किया गया था BLA की जानिब से। उस टाइम पे एक मिसाइल जो है उसे हमला किया गया था एक जलसे के दौरान। उसके बाद बलोचिस्तान में एक बड़ा क्लीन स्वीप किस्म का ऑपरेशन किया गया था, फौज का ऑपरेशन किया गया था और तकरीबन आप ये समझें कि उसके बाद सुकून हो गया था। अब वक्त आ चुका है कि दोबारा से फिर से वही तारीख जो है उसको दोहराई जाए और ये जो पहाड़ों में छुपे बैठे लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, इनको इनकी बिलों से निकाल कर और इनको चुन चुन कर एक एक को खत्म करके और बलोचिस्तान के ये जो पहाड़ हैं इनको अब साफ करना ये वक्त की बड़ी अहम जरूरत बन चुकी है। और मैं ये समझता हूं कि अगर अब तक जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो हायर एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो ये फैसला नहीं कर सकी या उन्होंने नहीं फैसला किया तो अब उनको ये फैसला करने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो ट्रेन हाईजैक वाला मामला है ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे जहां तक लग रहा है बड़ी बात है। अच्छा, एक और बताइए राणा साहब, ये 3000 लोगों का कारनामा है या बलूचिस्तान की जो आबादी है वो इस कारनामे के साथ है? बार बार बात ये उठ रही है कि बलूचिस्तान जो भूभाग की दृष्टि से 44% हिस्सा रखता है पाकिस्तान का, पर आबादी की दृष्टि से उसकी संख्या बड़ी सीमित है, तकरीबन 3.6% लोग बताते हैं। उसके चलते बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि उनको वो मौका, वो अवसर, वो सहूलियत हासिल नहीं है जो उनके पास होनी चाहिए। आरोप ये भी है कि वहां पर तो निर्वाचित सरकार की कोई हैसियत ही नहीं बची है। ये जो मिलिशिया ग्रुप हैं इनकी समानांतर सरकार चल रही है। इस पर आपका नजरिया और स्पष्ट स्थिति? नहीं डॉक्टर साहब, जहां पे आपने आम लोगों की, जनता की आपने बात की ना, देखिए आप ये सोशल मीडिया उठा के देख लें इस इवेंट के बाद, मेरा ख्याल है कि बलोचिस्तान के जो वहां के रहायशी बलोच हैं, जो लोग हैं,
उन्होंने जितना इसकी निंदा की है, जितना इसकी मजम्मत की है, शायद ही मुल्क के किसी दूसरे हिस्से से इसकी मजम्मत जो है वो आई। तो अवाम तो पाकिस्तान के साथ है, अवाम तो पाकिस्तान फौज के साथ है, वो चाहे बलोचिस्तान की हो, पंजाब की हो या केपीके की हो, ठीक है। लेकिन रही बात बीएलए की, तो जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, अब इन मुट्ठी भर लोगों को खत्म करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए और खास तौर पर सीपैक के लिए ये खतरा जो है वो बड़ा हैवी किस्म का बन चुके हैं। अब अगर इनको खत्म ना किया गया तो ये मजीद आगे इस तरह के इंसिडेंट जो है वो हो सकते। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के नतीजे पर पहुंचे तो पाकिस्तान सरकार और चीन का गठजोड़ के तहत बन रहा आर्थिक गलियारा एक बड़ी वजह है जो इस ट्रेन के हाईजैक का कारण है। बार बार ये बात निकल कर आ रही है कि बलूचिस्तान की जनता के स्तर पर यह महसूस किया जाता है कि पाकिस्तान के साथ विलय के साथ उसने अपनी स्वतंत्रता और अपनी संप्रभुता को कहीं ना कहीं खो दिया और संपन्नता के वो अवसर उसके हिस्से में नहीं आए जो उसका हक था। राणा अली जोहर साहब का मानना है कि बलूचिस्तान में जिस प्रकार की भी अराजकता देखने को मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार और भारत की एजेंसी रॉ का हाथ है। लेकिन इस संदर्भ में सवाल अनुत्तरित है कि पड़ोसी या विरोधी आपके देश के अंदर कुछ भी कर गुजर जा रहे हैं और खासतौर पर वो पड़ोसी जिनको सत्ता में लाने में आपने भूमिका निभाई अर्थात तालिबानी सरकार, ऐसे हालात क्यों बने। और पाकिस्तान के संदर्भ में यह सवाल भी तो मौजूद है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत करता है वो आर्थिक रूप से अपराधी के तौर पर ही सत्ताच्युत क्यों होता है। बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, लंबी फेरिस्त है। सब तो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए रहते हैं, प्रमाणित भी रहते हैं और इसके बावजूद भी देश की बर्बादी के लिए दोषी भारत को ठहराते हैं। क्या वाकई ये जायज? पाकिस्तान इससे कैसे उभरेगा आने वाले समय में देखना होगा और पाकिस्तान फिर कहीं एक और विभाजन का शिकार तो ना हो जाएगा, इस पर भी निगाह रखें। आप सभी मेहमानों को धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का, तो इन हालात को समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है, चेहरे को झुर्रियों ने भयानक बना दिया, चेहरे को झुर्रियों ने भयानक बना दिया, आईना देखने की भी हिम्मत नहीं रही। खुमार 12 बकवी ने क्या कमाल की बात की। पाकिस्तान 75 साल की उम्र में ही जिस प्रकार से बर्बादी के स्तर पर दिखाई देता है, ये शेर उसके लिए बिल्कुल मुफीद महसूस होता है। इसी के साथ अब मुझे दी याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। चलो बनाइए